हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है वो मैंने शुरू किया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ा था, मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि जो वर्क बराबर होता है वर्क के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने वर्क के हवाले से 3 लेक्चर किए थे। पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने वर्क का मीनिंग बताया था। फिर इसके बाद मैंने उस पहले लेक्चर में वर्क का डिफिनीशन भी करवाया था। फिर इसके बाद मैं दूसरे लेक्चर में आ गया था। देखिए, वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डी काज ऑफ थीटा। ये जो थीटा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। तो थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान भी हो सकता है। इस तरह जो थीटा है ये 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 180 डिग्री के दरमियान भी हो सकता है, और 180 भी हो सकता है। तो इस पर मैंने 5 केसेस भी करवाए थे। इस थीटा के पर मैंने 5 केसेस भी करवाए थे। फिर इसके बाद मैं तीसरे लेक्चर की तरफ आ गया था। देखिए, हमें पता है कि कास थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है। जब कास थीटा पॉजिटिव होगा तो फिर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। फिर इसी तरह कास थीटा नेगेटिव भी हो सकता है। जब कास थीटा नेगेटिव होगा तो फिर वर्क भी नेगेटिव होगा। फिर इसी तरह कास थीटा जो है ये 0 भी हो सकता है। जब कास थीटा 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा। इसका मतलब ये है कि जो वर्क होता है वो 3 तरह के होता है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, और या जो है 0 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क का, इन पर भी हमने बातें की। तो अभी तक वर्क से रिलेटेड हमने 3 लेक्चर करवाए हैं। सबसे पहले वर्क का डिफिनीशन और मीनिंग, फिर इसके बाद वर्क से रिलेटेड 5 केसेज, और फिर इसके बाद तीसरे लेक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का और 0 वर्क का। तो वर्क से रिलेटेड हमने 3 लेक्चर्स को किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो काइंडली जाकर पहले वो देखें, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाए। लेकिन फिर भी खैर, इंशाल्लाह आप लोगों को फिर भी समझ में आएगा। आज का हमारा जो चर्चा होगा वो वर्क से रिलेटेड होगा, लेकिन आज का हमारा जो चर्चा होगा वो हम वर्क के प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। अभी तक हमने वर्क से रिलेटेड जितनी भी बातें किए हुए हैं उन सब को आज हम फिर दोबारा देखेंगे। तो आज का हमारा जो चर्चा होगा वो वर्क के प्रॉपर्टीज़ पर होगा। सो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर्टी ये है कि वर्क के लिए हम W का सिंबल यूज़ करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, देखिए वर्क को मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ था। वर्क को मैंने ऐसे डिफाइन किया हुआ था कि मिसाल के तौर पर ये है अर्थ का सरफेस। मिसाल के तौर पर ये मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर ये एक पर्सन है, यहाँ पर जो है एक बॉक्स मौजूद है। अब ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन जब इस बॉक्स पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद फिर ये बॉक्स फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे चला जाए, कुछ फासला जो है वो कवर करे, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ऐसा करे कि इस फोर्स को भी उठाए और इस डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को उठाए। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम वर्क बोलते हैं। या हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स को भी उठाए और डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए, इन दोनों को ज़रब करे। ज़रब करने से जो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल जाएगी, उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी को हम वर्क का नाम देंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्क तब होगा जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद फिर वो जो बॉडी है वो फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला कवर है, फोर्स के एलांग कुछ फासला कवर करे, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर्सन ने वर्क किया हुआ है, या इस फोर्स ने वर्क किया हुआ है, या इस बॉडी पर वर्क हुआ है, या फिर इस केस के अंदर वर्क हुआ है। फिर इसी तरह मैंने वर्क को ऐसे भी डिफाइन किया था कि इस फोर्स को भी उठाए, फोर्स को भी मैंने उठाया, फिर इसके बाद इस डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले ले, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट या दोनों के स्केलर प्रोडक्ट से हमें जो है वर्क मिलता है। तो ये वर्क को मैंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ था। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी ये है वर्क के लिए फार्मूला।
देखिए ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये वर्क के लिए फार्मूला भी है। तो वर्क के लिए फार्मूला होगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी काज ऑफ थीटा। सो वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी या एफ डी काज थीटा। ये तब होगा जब फोर्स, इंशाल्लाह आगे जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो, यानी ये फार्मूला जो है कांस्टेंट फोर्स के लिए। लेकिन बहरहाल वर्क का फार्मूला है एफ डॉट डी या एफ डी काज थीटा। इस फार्मूले में ये एफ फोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। थीटा जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो तो फिर इन दोनों के दरमियान एंगल है। तो वर्क का फार्मूला भी मैंने बताया। अब आते हैं चौथे नंबर पर प्रॉपर्टी। देखिए चौथे नंबर प्रॉपर्टी ये है वर्क के लिए कंडीशन, वर्क के लिए कितने कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये है कि वर्क के लिए फोर्स ज़रूरी होता है, यानी वर्क के लिए फोर्स ज़रूरी है। दूसरा कंडीशन जो है वो ये है कि वर्क के लिए सिर्फ फोर्स ज़रूरी नहीं है बल्कि फोर्स की डायरेक्शन में जो है कुछ फासला भी कवर हो रही हो, यानी डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है, फोर्स भी ज़रूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन और वो ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो फिर इस केस में वो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन बॉडी कुछ फासला नहीं कवर करता। तो जब कोई फासला नहीं कवर करता तो फिर उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो फिर लाजमन बात है तो फिर वर्क जो है वो ज़ीरो होगा। सो फोर्स के वर्क के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है वर्क के लिए फोर्स ज़रूरी है, वर्क के लिए जो है डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी ये है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ। देखिए ये जो बॉडी है, यहाँ पर जो बॉडी मैंने लिया हुआ है ये बॉडी पहले रेस्ट में है। जब ये बॉडी जो है ये पहले रेस्ट में होता है। जब रेस्ट में होता है तो फिर इसकी स्पीड होती है 0, तो फिर इसकी वेलोसिटी होती है 0, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 0। अब देखिए फोर्स लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0, फोर्स लगाने के बाद अब ये बॉडी जो है ये मोशन में है। सबसे पहली बात ये है कि ये बॉडी जो है ये मोशन में है। तो जब बॉडी मोशन में होगी तो फिर उसकी स्पीड नॉन ज़ीरो होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो अब है नॉन ज़ीरो है उसकी, क्योंकि मोशन में है। तो जब मोशन में है तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी नॉन ज़ीरो होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन ज़ीरो है। मतलब ये है कि इस पर्सन तक, यानी इस पर्सन से बॉडी तक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है, यानी इस पर्सन से बॉडी को एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है। और क्योंकि इस केस में वर्क भी हुआ है, तो कहने का मेरा मतलब यह है, इस से मैं एक बात निकलवाना चाहता हूँ। वो बात यह है कि वर्क जो है ये दरअसल में एक मैकेनिज़्म होता है। वर्क दरअसल में एक मैकेनिज़्म का नाम है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क एक प्रोसेस होता है। और ये किस तरह का मैकेनिज़्म है? ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, या ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो वर्क एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब आते हैं सातवीं प्रॉपर्टी यह है, मिसाल के तौर पर ये जो पर्सन है इस पर्सन ने वर्क किया हुआ है। अब इसको हम मालूम कर सकते हैं कि इस पर्सन ने 1 जूल वर्क किया हुआ है, या इस पर्सन ने 2 जूल वर्क किया हुआ है, या इस पर्सन ने 3 जूल वर्क किया हुआ है। यानी इस पर्सन ने कितना वर्क किया हुआ है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो सातवीं प्रॉपर्टी ये है कि वर्क जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं, पैमाइशा कर सकते हैं। हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। तो वर्क एक फिज़िकल क्वांटिटी है। पी का मतलब यह है फिज़िकल और क्यू का मतलब यह है क्वांटिटी। तो वर्क एक फिज़िकल क्वांटिटी है। फिर इसी तरह नौवीं प्रॉपर्टी यह है, कौन सी क्वांटिटी है? वर्क जो है ये एक
डिराइव्ड क्वांटिटी है। वर्क का एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। जिस तरह के वेलोसिटी, जिस तरह के फोर्स, जिस तरह के मोमेंटम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिल्कुल इसी तरह जो वर्क है ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। 10वीं प्रॉपर्टी यह है, यहाँ पर मैंने वर्क को ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि फोर्स को भी उठाए और डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले ले या दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले ले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वर्क जो है ये एक एग्जाम्पल होता है। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। यानी वर्क का एक डाटा या एक स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें कौन से दो वेक्टर का डाटा हम लेंगे? किस दो वेक्टर के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे? एक फोर्स होगा और एक डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात जो है ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वर्क तो डॉट प्रोडक्ट तो है, स्केलर प्रोडक्ट तो है, लेकिन कौन सी दो वेक्टर? फोर्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फोर्स और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट। आगे जब जाऊँगा, जब मैं पावर डिफाइन करूँगा, तो पावर में भी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आता है, लेकिन फोर्स वेलोसिटी के साथ। और जो वर्क है इसमें हम फोर्स का वेलोसिटी के साथ नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वर्क एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल होता है। 11वीं प्रॉपर्टी ये है, अब स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो वर्क है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि वर्क जो है इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वर्क का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वर्क का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब यह है कि वर्क का सिर्फ नंबर और यूनिट होता है। वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क का कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं होता। अब वर्क का डायरेक्शन नहीं होता, इस बात का मतलब ये है कि वर्क का डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर हम डायरेक्शन चेंज भी करें, वर्क चेंज नहीं होगा। यानी डायरेक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी डायरेक्शन पर ये डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ पर मैं लिखूँ वर्क जो है ये एक डायरेक्शन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है। वर्क एक डायरेक्शन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। अब वर्क जो है मिसाल के तौर पर इस बॉडी ने पहले 1 जूल वर्क किया हुआ है, फिर इसके बाद 2 जूल वर्क किया हुआ है और फिर इसके बाद 3 जूल वर्क किया हुआ है। तो इस बॉडी ने टोटल कितना वर्क किया? 1 + 2 3 और 3 + 3 6। तो इस बॉडी ने टोटल 6 जूल वर्क किया हुआ है। यानी रियल नंबर की तरह इनको हम ऐड करते हैं, तो यानी रियल नंबर वाला जो अलजबरा है वो ओबे करता है। तो वर्क का एक ऑर्डिनरी अलजबरा जो है वो ओबे करता है। वर्क का एक ऑर्डिनरी अलजबरा ओबे करता है। अब आते हैं 16वें प्रॉपर्टी। 16वें नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वर्क का वो ये है यूनिट। सबसे पहले अब हम आते हैं वर्क के यूनिट पर बात करते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होगा। सबसे पहले मैं वर्क का CGS सिस्टम में वर्क का क्या यूनिट होगा उस पर बात करूंगा, फिर इसके बाद SI सिस्टम पर आऊँगा। देखिए CGS सिस्टम में जो है, CGS सिस्टम में यहाँ पर पहले मैं लिखूँ CGS सिस्टम में आर का यूनिट होता है आर्गा। CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में वर्क का यूनिट होता है आर्गा। तो आप मुझ पर एक सवाल पूछोगे, बल्कि 2 सवाल पूछोगे। पहला सवाल आप मुझे ये पूछोगे कि सर ये जो आर्क है ये किस चीज़ के बराबर है। दूसरा सवाल आपसे मुझसे ये पूछोगे कि सर 1 आर को डिफाइन करें, 1 आर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला सवाल अभी पूछोगे कि सर आर किस चीज़ के बराबर है, आर्क है क्या। दूसरा सवाल अब मुझसे ये पूछोगे कि सर एक आर को ज़रा डिफाइन करें। तो अब हम आर्क के किस चीज़ के बराबर है या आर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक आर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, इनसे पहले जो है सबसे पहले हम आते हैं SI सिस्टम। देखिए वर्क जो है हमें पता है कि वर्क का बराबर होता है FD के बराबर होता है। अब
फोर्स है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के ही मीटर, तो वर्क का पहला यूनिट आया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ये वर्क का पहला यूनिट है। अब न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू एम ए। एम एक एम की जगह पर किलोग्राम पुट करें और ए की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करें। तो ये मैंने न्यूटन की जगह पर पुट किया और मीटर की जगह पर आप लोग मीटर खुद पुट करें। तो किलोग्राम मीटर, मीटर से आता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क का दूसरा यूनिट आया जिसको हम बोलते हैं इन टर्म ऑफ SI बेस यूनिट, वो आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क के अभी तक दो यूनिट्स मैंने आपको बताए, एक न्यूटन मीटर और दूसरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो यूनिट्स मैंने वर्क के जो है वो मतलब यह बनाए। अब तीसरा यूनिट जो है वो जूल है। वर्क का जो तीसरा यूनिट होता है वो होता है जूल। अगर मैं फुल नेम को लिखना चाहूँ तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल, लेकिन अगर मैं सिंबल की बात करूं तो फिर कैपिटल J। तो वर्क के तीन यूनिट्स हैं, ये जो न्यूटन मीटर है ये यूनिट हो गया और इसी तरह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और जूल हो गया। इसको हम बोलते हैं SI यूनिट। ये वर्क के SI यूनिट है, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल। अब सबसे पहले थोड़ा सा जूल पर बात करते हैं कि जूल क्या है। जूल जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। सबसे पहली नंबर पर पॉइंट ये है जूल एक यूनिट होता है। दूसरी नंबर पर पॉइंट ये है, अब ये किस का यूनिट है, ये वर्क का यूनिट भी है, वर्क का यूनिट भी है। एडवांस में आप लोग ये बात याद करें, आगे मैं इंशाल्लाह इस पर बात करूँगा भी। एनर्जी जो है इसका SI यूनिट भी जूल होता है, यानी वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट SI यूनिट जूल है। मैं फिर ये बात दोहराता हूँ, वर्क और एनर्जी का दोनों का SI यूनिट जूल होता है। तीसरे नंबर पर पॉइंट ये है, ये जो है कौन सी सिस्टम में है, ये SI सिस्टम में है, SI सिस्टम में है। चौथी नंबर पर पॉइंट ये है, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो जब वर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो फिर ये जो यूनिट होगा ये तो फिर डिराइव्ड यूनिट होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो जूल है ये दरअसल में एक डिराइव्ड यूनिट में ही आता है। दरअसल ये एक डिराइव्ड यूनिट ही है। पाँचवें नंबर पर पॉइंट ये है, अब जूल को हम कैसे लिखेंगे। अगर हम पूरे नेम को लिखना चाहे तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट को हम स्मॉल लिखेंगे, लेकिन अगर मैं सिंबल को लिखूं तो फिर कैपिटल J जो है इस तरीके से हमने लिखना है। चौथे नंबर पर पॉइंट ये है जूल जो है, अब जूल तो डिराइव्ड यूनिट है तो फिर ये किस चीज़ के बराबर होगा, इसका फैसला हम फार्मूले से करते हैं। देखिए वर्क बराबर होता है F/D। अब SI यूनिट यहाँ पर आता है जूल और फोर्स की जगह पर न्यूटन और D की जगह पर मीटर। सो जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जूल न्यूटन मीटर के बराबर है या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह जो है अब आते हैं एक जूल को डिफाइन करते हैं कि एक जूल जो है ये कितना वर्क होता है। देखिए सबसे पहले जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक को लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी मैं एक लिखूँगा, यहाँ पर भी मैं एक लिखूँगा। यहाँ पर मैंने एक इस वजह से लिखा है क्योंकि मैं एक जूल को डिफाइन करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक को इस वजह से लिखा है ताकि हम डिफाइन करने में आसानी हो। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि जब हम एक को एक के साथ ज़रब करते हैं तो जो इस साइड में भी एक आता है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होते हैं। यानी एक जूल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है मैं अर्थ का सरफेस ड्रा करूँ, यहाँ पर जो है एक बॉडी है, एक बॉडी। अब इस बॉडी पर यहाँ पर एक पर्सन ने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। फिर जब ये पर्सन इस बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करे, फिर ये बॉडी इस 1 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 मीटर का फासला कवर करे, तो फिर हम ये कहेंगे कि इस केस में 1 जूल वर्क हुआ है। 1 न्यूटन ने 1
जूल वर्क किया हुआ है, या इस बॉडी के ऊपर 1 जूल वर्क हुआ है, या फिर इस केस के अंदर 1 जूल वर्क हुआ है। यानी 1 जूल वर्क का मतलब यह है कि जब हम किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, फिर वो 1 न्यूटन उस बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करे, तो फिर हम ये कहेंगे कि मैंने 1 जूल वर्क किया हुआ है, या मैंने जो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है उन्होंने 1 जूल का वर्क किया हुआ है, या इस बॉडी पर 1 जूल का वर्क हुआ है, या फिर इस केस में 1 जूल का वर्क हुआ है। तो ये अब 2 जूल 3 जूल ये आप खुद कर सकते हैं, आसान है। अब यहाँ पर दोबारा आ जाए कि ये जो आर्ग होता है ये किस चीज़ के बराबर है, इसका फैसला हम फार्मूले से करते हैं। वर्क बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट आर्ग होता है, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डायन होता है। तो आप लोग एफ की जगह पर डायन लिखे, और डी का होता है सेंटीमीटर। सो आर्ग बराबर होता है डायन इंटू सेंटीमीटर। अब एक आर्ग को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो एक आर्ग बराबर होगा 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। यानी एक आर्ग का मतलब यह है कि जब हम किसी भी बॉडी पर 1 डायन फोर्स लगाए, फिर वो बॉडी 1 डायन फोर्स की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर का फासला कवर करे, तो फिर हम ये कहेंगे कि मैंने एक अर्ग वर्क किया हुआ है, या हम ये कहेंगे कि मैंने जो 1 डायन का फोर्स लगाया था उस 1 डायन ने 1 अर्ग का वर्क कर दिया है, या फिर इस बॉडी पर 1 अर्ग का वर्क हुआ है, या फिर इस केस के अंदर 1 अर्ग वर्क हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अर्ग जो है ये डायन सेंटीमीटर के बराबर होता है और जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब मैं अर्ग और जूल के दरमियान क्या रिलेशन है उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो जूल जो है और अर्ग दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होता है उनकी तरफ जो है मैं आता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग लिखे रिलेशन बिटवीन आर्ग एंड जूल। आर्ग और जूल के दरमियान क्या रिलेशन है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, हमें पता है कि 1 जूल बराबर होता है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल अपनी जगह पर लिख लीजिए। अब 1 न्यूटन जो है ये बराबर होता है 10 की ताकत 5 डायन, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। अब पावर को अलग करें, यूनिट को अलग अलग करें। सो 1 जूल बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻5 प्लस 2 डायन इंटू सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और डायन और सेंटीमीटर किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डायन सेंटीमीटर आर के बराबर हुआ है। तो डायन और सेंटीमीटर की जगह पर मैंने आर को लिखा हुआ है, आर्ग लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 1 जूल में 10⁻7 आर्ग होता है। यहाँ पर एक और बात, ये जो है 2 जूल में कितना होगा, ये साइड को भी 2 पर मल्टीप्लाइड करें तो ये साइड भी 2 पर मल्टीप्लाइड होगा। इसी तरह ये हम इजीली पर कर सकते हैं। 1 जूल वाला आप लोग याद करें, बाकी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक और बात, अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि जूल बड़ा है या आर्ग बड़ा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है, यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं हिंट के तौर पर लिखूँ कि जूल जो है ये बड़ा होता है आर्ग से, यानी जूल बड़ा यूनिट है और आर्ग छोटा यूनिट होता है। इसी तरह जो है यूनिट पर भी बात हो गई। अब आते हैं 17 प्रॉपर्टी डायमेंशन पर, कि वर्क का क्या डायमेंशन होगा। देखिए वर्क का जो डायमेंशन होता है वो हम SI बेस यूनिट से मालूम करते हैं। हमें पता है कि वर्क का SI बेस यूनिट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ऐसा करें कि वर्क का डायमेंशन मास किलोग्राम जो है ये मास का यूनिट है, तो मास की डायमेंशन कैपिटल M जो है। इसी तरह मीटर ये लेंथ शो करता है, लेंथ की यूनिट है, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L स्क्वायर लिखे। फिर इसी तरह सेकेंड टाइम की यूनिट है, टाइम को शो करता है, तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। सो इसका मतलब यह है कि वर्क का डायमेंशन mL²T-2 आया। इसी तरह 18वां प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि वर्क जो है ये चेंज होता है। आगे जाकर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा भी, वर्क जो है ये चेंज होता है, 1 जूल फोर्स पर भी डिपेंड करता है, थोड़ी देर बाद
बाद मैं अब बताऊंगा भी, फोर्स पर भी डिपेंड करता है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, और इसी तरह कास थीटा पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वर्क जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये एक वेरिएबल फिज़िकल क्वांटिटी है, यानी ये चेंज होती है। फोर्स चेंज करने से चेंज होगा, और डिस्प्लेसमेंट चेंज करने से भी चेंज होगा, और इसी तरह थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो थीटा है उनको चेंज करने से भी ये चेंज होगा। आखिरी बात अब मैं करूँगा कि वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहले आप लोग इनसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं इनको रब करूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है आते हैं, यहाँ पर जो है बेसिकली आते हैं। तो आखिरी पॉइंट यहाँ पर 18वां प्रॉपर्टी, तो 19वां प्रॉपर्टी आप लोग जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 19वां प्रॉपर्टी हमारे साथ ये है कि वर्क किस चीज़ पर जो है डिपेंड करता है। तो वर्क जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो 18 वहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग लिखे 19 प्रॉपर्टी, वो ये है कि वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसका फैसला हम फार्मूले से करते हैं। देखिए वर्क बराबर होता है एफ डाटा डी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी काज आफा थीटा। तो इस फार्मूले में तीन चीज़ें हैं, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसी तरह जो है कास थीटा है। पहला मैं फोर्स के साथ रिलेशन देखना चाहूँ तो फिर इसके लिए जो डी कास थीटा है वो मैं कांस्टेंट लूँगा। तो कांस्टेंट और इक्वलिटी साइन जब हम रिप्लेस कर लेते हैं तो इनसे बन जाता है प्रोपोर्शनलिटी साइन। ये वाला प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। अब इसका मतलब ये है कि जब डी यानी जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जब कांस्टेंट होगा तो फिर फोर्स और वर्क के दरमियान लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। जब हम फोर्स को ज़्यादा करेंगे वर्क जो है ज़्यादा होगा, जब हम फोर्स को मैक्सिमम करें तो फिर ये जो वर्क है वो मैक्सिमम होगा। इसी तरह जब हम फोर्स को कम करेंगे वर्क कम होगा, जब हम फोर्स को मिनिमम करें वर्क मिनिमम होगा। इसी तरह जहाँ पर फोर्स कम होगा वहाँ पर जो वर्क होगा वो भी कम होगा। इसी तरह जब हम फोर्स को ज़ीरो करें जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा, फोर्स को डबल करें वर्क डबल हो जाएगा। मतलब ये है कि जब हम डी को और एंगल को कांस्टेंट ले लेते हैं तो फिर इस केस में वर्क और फोर्स के दरमियान डायरेक्ट या लीनियर रिलेशनशिप होता है। अब फोर्स के साथ तो मैंने देख लिया, अब डी के साथ मैं देखना चाहता हूँ। तो जब मैं डी के साथ देखूँगा तो इसके लिए फिर फोर्स जो है इसके लिए फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, और ये जो कास थीटा है ये कास थीटा, और ये फोर्स, ये दो चीज़ें जो है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कांस्टेंट मैंने लिया और फोर्स कांस्टेंट लिया। तो डी मैं चेंज कर रहा हूँ तो फिर कांस्टेंट और इक्वलिटी साइन जब हम चेंज कर लेते हैं तो इनसे प्रोपोर्शनलिटी साइन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वर्क और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी डायरेक्ट या लीनियर रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा करेंगे वर्क भी ज़्यादा होगा, जब डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करें वर्क भी मैक्सिमम होगा। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर वर्क भी ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा वर्क कम होगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वर्क जो है मिनिमम। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा थोड़ा सा होगा वहाँ पर वर्क भी स्मॉल, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा वर्क भी ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट डबल वर्क भी डबल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग ये भी साथ साथ लिखें कि पहली बात तो यह है कि ये फोर्स पर डिपेंड करता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं कास थीटा के साथ इसका रिलेशन देखते हैं। तो जब मैं वर्क और कास थीटा के दरमियान रिलेशन को मालूम करना चाहूँ तो फिर इसके लिए मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट लूँगा। तो इसको मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है। इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट जब हम रिप्लेस कर लेते हैं तो फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन बन जाता है। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क
इज़ प्रपोर्शन टू काज ऑफ थीटा। अब इस फार्मूले का मतलब ये है कि जब हम कास थीटा जो है ज़्यादा हो करेंगे, वर्क भी ज़्यादा होगा। जब हम कास थीटा मैक्सिमम तो फिर वर्क भी मैक्सिमम। जहाँ पर कास थीटा ज़्यादा होगा वहाँ पर जो वर्क होगा वो भी ज़्यादा होगा। जब हम कास थीटा को कम करेंगे वर्क भी कम। जब हम कास थीटा को मिनिमम करें वर्क भी मिनिमम। जहाँ पर कास थीटा स्मॉल थोड़ा सा होगा वहाँ पर वर्क भी थोड़ा सा होगा। जहाँ पर कास थीटा ज़ीरो वहाँ पर वर्क भी ज़ीरो। जहाँ पर कास थीटा हाफ हो जाएगा वहाँ पर वर्क भी हाफ। हाँ, जब कास थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। जब कास थीटा नेगेटिव होगा वर्क भी नेगेटिव होगा। जब कास थीटा ज़ीरो होगा तो वर्क भी ज़ीरो होगा। मतलब ये है कि ये जो है कास थीटा पर भी डिपेंड करता है। कास थीटा जो है इन पर भी डिपेंड वर्क तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कास थीटा पर डिपेंड करता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल चेंज करने से कास थीटा चेंज होगा और कास थीटा चेंज होने से वर्क जो है वो हमारे साथ चेंज हो जाएगा। अब आखिरी प्रॉपर्टी ये है 20वीं पता कि इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि वर्क जो है ये पॉजिटिव भी होगा, में भी पॉजिटिव। वर्क जो है ये बेसिकली पॉजिटिव भी होगा और इसी तरह ये जो है बेसिकली नेगेटिव भी होगा और इसी तरह जो है ज़ीरो भी होगा। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो या 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से बेसिकली कम हो। इस एंगल पर वर्क पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री से जो है बेसिकली ज़्यादा हो, 180 डिग्री के बराबर हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी 90 और 180 के बराबर और 180 से कम। इस केस में वर्क नेगेटिव होगा। और ज़ीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो या जब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। तो फिर इस केस में जो वर्क होगा हमारे साथ वो बेसिकली बेसिकली ज़ीरो होगा। अच्छा, आप लोग पहले इनसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इनको जो है रब करूं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक बात फिर भी याद रखें कि जब आप लोग हायर क्लासेस पर जाओगे तो इसके लिए एक और नाम भी यूज़ होता है। जो एंगल मैंने लिखे है, ये जो एंगल बेसिकली ये जो एंगल मैंने लिखे हैं ना, ये जो एंगल मैंने लिखा है, इसके लिए हम इस एंगल के लिए जो एंगल 0 90 से कम होता है तो इसके लिए हम एक और नाम भी यूज़ होता है एक्यूट। इसके लिए हम एक्यूट का वर्ड भी यूज़ करता है, यानी एक्यूट एंगल पर वर्क पॉजिटिव होता है। और जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो फिर इसके लिए हायर लेवल में जब आप जाओगे तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एब्ट्यूज़। क्या यूज़ करते हैं? एब्ट्यूज़ जो है ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक्यूट एंगल पर, यानी एंगल जब 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। एब्ट्यूज़ एंगल पर, यानी जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। हाँ, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मल एंगल पर, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि राइट एंगल पर जो वर्क होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये हो गए वर्क के प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।